ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 45 को पढ़ेंगे। पंचचत्वारिंशत्तमी कक्षा। पैंतालीसवीं कक्षा को क्या बोलते हैं? पंचचत्वारिंशत्तमी कक्षा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 44 5 और तमी, इसका भी यही अर्थ है। 44 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, आज 45वीं कक्षा को पढ़ेंगे। कोई भी पाठक महानुभाव इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, उसमें पढ़ सकते हैं क्रमानुसार। शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत भाषा का संभाषण और लेखन सिखाने के लिए सीरीज चलाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। चलिएगा मित्रों, ये आपको पढ़ के बता देता हूं। निःशुल्क अभियान है, 100%, कोई भी शुल्क नहीं है। 12 से 100 वर्ष तक के 1 करोड़ लोगों के लिए ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर कोर्स तैयार किया जा रहा है। यह ऑनलाइन निःशुल्क धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखिए। आप आसानी से 3 मास में शुद्ध संस्कृत भाषा को अपने घर पर ही बैठे बैठे सीख सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब चलते हैं आगे। ये अष्टमः अभ्यास हमारा चल रहा था और हमने आपको गत कक्षा में तो क्री और अस धातु के रूपों का अभ्यास कराया था, जो बहुत परम आवश्यक है। ठीक है, तो इस अभ्यास में नहीं आए हैं, परंतु हमने अपनी तरफ से आपको कराया है एक्स्ट्रा। और मैंने आपको ये कहा था कि अगली कक्षा में, जो आज की कक्षा है, इसमें आपको क्री और अस धातु के प्रयोग में कुछ बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप अनुमान लगा सकेंगे और आसानी से क्री और अस के साथ वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले ये जो क्री धातु के रूप हैं आपने याद किए होंगे, करना ही चाहिए। ठीक है, क्री का तो जरूर कीजिएगा और अस का भी अवश्य कीजिए। इन 2 धातुओं का रूप अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, इनको देख लीजिएगा। लिखना नहीं है आपको, केवल सुनना है, देखना है। ठीक है, लिखना नहीं है। क्री का अर्थ होता है करना। ठीक है, तो यहां पर पहला उदाहरण दिया मैंने आपके लिए, अनुवाद नंबर 1, छात्राः किम करोति। छात्राः किम करोति का अर्थ क्या हुआ? छात्र क्या कर रहा है।
छात्र क्या कर रहा है, हम कोई अध्यापक है या कोई व्यक्ति है, छात्र के विषय में पूछता है छात्र किम करोति, माने छात्र क्या कर रहा है या छात्र क्या करता है। तो यहां पर करना अर्थ आ रहा है, इसलिए आपको क्रिया धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप और दूसरा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, लता किम करोति, देवः किम करोति, पुत्रः किम करोति, माता किम करोति, पिता किम करोति, कार्यकर्ता किम करोति, अध्यापकः किम करोति, अध्यापिका किम करोति, कुछ भी कर सकते हैं, पुत्री किम करोति। इसी प्रकार के प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाने में क्रिया धातु का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर छात्रा किम करोति, तो हमने अपनी तरफ से उत्तर दिया छात्रः पठनं करोति, छात्रः पठनं करोति माने छात्र पढ़ रहा है। देखिएगा यहां पर बिना पठ धातु के, बिना पठ धातु के प्रयोग के, यदि पठ धातु का आपको रूप याद नहीं है तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं छात्रः पठनं करोति। इसका अर्थ क्या हुआ, छात्र पढ़ाई कर रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं छात्राः पठति, ऐसा भी कर सकते हैं छात्राः पठति। छात्रा पठति का भी यही अर्थ है, छात्र पढ़ रहा है या पढ़ता है। तो इस प्रकार के वाक्य सरल माने जाते हैं। छात्राः पठनं करोति, कोई बहुत कम संस्कृत को जानने वाला भी समझ जाएगा, हाँ छात्राः पठनं करोति अर्थात छात्र पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब ऐसी आप और भी कर सकते हैं। छात्रः पठनं करोति, देवः पठनं करोति, पुत्रः पठनं करोति, पुत्री पठनं करोति, हैं पिता पठनं करोति। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा त्वं किम करोषि, क्या त्वं किम करोषि, सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं आप तुम क्या करते हो या तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उत्तर दिया, उत्तर क्या मिलता है, वो सामने वाला क्या, अहम चित्रम करोमि, मैं चित्र बना रहा हूं। क्या, मैं चित्र बना रहा हूं। सामने वाला अहम, अहम तो वही बोलेगा। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों अहम ही बोलेंगे और दोनों के लिए त्वम, त्वमी का प्रयोग होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न बना सकते हैं। अहम चित्रम करोमि, अहम लेखनम करोमि, अहम पठनम करोमि, अहम गमनम करोमि, अहम धावनम करोमि। ठीक है, अहम हसनम करोमि, हा हा हा, अहम दर्शनम करोमि। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, सब जगह तो क्रिया धातु का ही प्रयोग हो रहा है। इसलिए मैंने आपको ये रूप याद कराए हैं। आपको संभाषण में क्रिया धातु का भरपूर प्रयोग करके सहयोग लेना है, अपनी संस्कृत भाषा को सरल बनाना है, सहज बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। उसमें पांडित्य नहीं दिखाना आपको संभाषण की भाषा में। संभाषण की भाषा में आपको सरलता और सहजता, आपको भी सरलता और सहजता अनुभव हो और सुनने वाले को भी सरलता और सहजता का अनुभव हो, तब बात आगे बढ़ती है संभाषण में। पांडित्य प्रदर्शन में बात नहीं बढ़ती है आगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये मैंने आपको वाक्य बनाया, और भी बनाइएगा आप। भावती किम करोति,
आप क्या कर रही हैं अथवा आप क्या करती हैं? तो उत्तर मिला अहम यज्ञम करोमि, मैं यज्ञ कर रही हूं। ठीक है, और देखिएगा, लता किम करोति, लता क्या करती है? ठीक है, तो लता अध्यापनम करोति। अब देखिए, अध्यापनम शब्द आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, आगे अभी करना सीख जाएंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आपको ये सारे प्रयोग आ जाएंगे, परंतु धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। लता अध्यापनम करोति में लता पढ़ाने का काम करती है, मतलब पढ़ा रही है। अध्यापन माने पढ़ाना। छात्राः तत्र पठनम कुर्वन्ति, छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, युवाम पूजाम कुरुथा, तुम दोनों पूजा को करते हो या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। अब यहां पूजा करने वाली कोई धातु को आपको याद नहीं करना, क्रि धातु के सहयोग से ही आप आसानी से अपना वाक्य बना करके बोल सकेंगे। ठीक है, तो युवाम पूजाम कुरुथा, तुम दोनों पूजा कर रहे हो। वयम जलपानम कुर्मः, हाँ वयम माने हम सब, जलपानम माने नाश्ता या स्नैक कह सकते हैं, कर रहे हैं। चाय बिस्किट ले रहे हैं दलिया खा रहे हैं। ठीक है, गुरुकुल वाले विद्यार्थी होते हैं वो दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, और जो शहर में रहने वाले, घरों में रहने वाले लोग होते हैं वो चाय बिस्किट खाते हैं। ठीक है, देवः संस्कृत लेखनम करोतु, अब ये लट लकार लोट लकार में आ जाइएगा। देवः संस्कृत लेखनम करोतु माने देव संस्कृत को लिखे, ये अर्थ है इसका, या संस्कृत को लिखना करे। परंतु हम सही हिंदी बोलेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? देव संस्कृत को लिखे। अब यहां पर लिख धातु का प्रयोग ना करके हमने क्रि का कर दिया और कह दिया देवाः संस्कृत लेखनम करोतु, आज्ञार्थ में होता है लोट। त्वमपि संस्कृत लेखनम कुरु, तू भी, त्वम माने तुम, अपि माने भी, संस्कृत लेखनम कुरु, तुम भी संस्कृत को लिखो। अहमपि संस्कृत लेखनम करवाणी, मैं भी संस्कृत को लिखूं। ठीक है, भवती एतत् कार्यम कथम अकरोत्, लो लंग लकार आ गया। आपने, एतत् का अर्थ होता है यह, आप आगे पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया भी है थोड़ा सा, आगे पढ़ेंगे इसको। एक माने यह कार्य, कथम माने कथम आ गया है, कथम का अर्थ क्या होता है? क्यों या कैसे। ठीक है, आप इस कार्य को, क्यों, कथम माने क्यों, अकरोत माने क्यों किया, आपने इस कार्य को क्यों किया। अहम भोजनम अकरवम, मैंने भोजन किया। ठीक है, शिशुः दुग्धपानम कुर्यात्, माने शिशु को, छोटे बालक को दूध पीना चाहिए, दुग्धपान करना चाहिए। त्वम रामायणम, रामायण कथाम कुर्याः, तुम रामायण तुम्हें रामायण की कथा करनी चाहिए। अब ये विदलिंग आ गया चाहिए अर्थ में। ठीक है, तुम्हें रामायण की कथा करनी चाहिए। अहम संस्कृत पठनम कुर्याम, मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए।
माने मुझे संस्कृत पढ़ना करना चाहिए, माने मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए। छात्राः गृह कार्यं करिष्यति, छात्र गृह कार्य को करेगा, ये लिट लगा रहा गया, ठीक है। त्वं किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे, ठीक है। त्वं किम करिष्यसि माने तुम क्या करोगे। अहम देव पूजां करिष्यामि, मैं देव पूजा को करूंगा, देवों की पूजा करूंगा। चलिएगा, ये आपका क्रि धातु का मैंने बहुत सामान्य प्रयोग बता दिया है। अब आप भी अपनी तरफ से क्रि धातु के इसी प्रकार से कितने पांचों लकारों में मैंने तो प्राय करके एक वचन के बनाए, द्विवचन के भी एक दो बनाए, बहुवचन के भी बनाए, परंतु प्राय एक वचन के बनाए। आप सभी वचनों का अभ्यास कीजिएगा। यदि आप पर समय है, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप जो कि क्रि धातु का मैंने रूप आपको बताया था, सबके साथ में एक एक अनुवाद बनाइएगा। ये गृह कार्य में आपको दे रहा हूं, ठीक है। करोति कुर्ता, ये 9 ये हो गए, 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 ठीक है। 45 वाक्य आप बनाइएगा। 45 होते हैं, 9 गुणा 5 45, 45 सेंटेंसेस बनाइए, सबके साथ में एक एक। ये गृह कार्य है आपका, ठीक है, अभ्यास के लिए। चलिएगा, ये आपको गृह कार्य मैंने दे दिया आपको, ठीक है, करना है इसको। दूसरी धातु मैंने आपको पढ़ाई थी अस, अस का अर्थ भी होता है होना आदि, ठीक है। इसके भी थोड़े प्रयोग दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिएगा, आइएगा। ये देखिए, अस का जो अर्थ निकल के आता है वाक्य में वो ये आता है हैं, हो, हो, होम, होवे, होवे, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे आदि। ये अस धातु का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से अर्थ निकल के आते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में, सभी लकारों में ऐसे अर्थ निकल के आए अंत में, ठीक है। ठीक है, होना मात्र अर्थ में नहीं होता, ये होने अर्थ हैं सारे, ठीक है। अब आइएगा, थोड़ा प्रयोग देखिएगा। सः कुत्र अस्ति, बहुत सरल प्रयोग है। सः कुत्र अस्ति, वह कहां है अर्थ आ गया, वह कहां है। सः अत्र अस्ति, वह यहां है। त्वं तत्र असि, त्वं तत्र असि, तुम वहां हो, ठीक है, हो आ गया अर्थ, तुम वहां हो। अहम अत्र अस्मि, मैं यहां हूं अर्थ आ गया, ठीक है। अहम अत्र अस्मि, मैं यहां हूं। ते तत्र सन्ति, वे वहां हैं, ठीक है। भवती तत्र न अस्ति, आप वहां नहीं हैं, आप वहां नहीं हैं। वयम, यहां ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहां पर म नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि आ रहा है आगे। वयम अत्र एव स्मः,
हम यहाँ ही हैं, हम यहाँ ही हैं। चलिएगा, पुस्तकम तत्र अस्तु, पुस्तक वहां, अस्तु माने होवे, पुस्तक वहां होवे या हो। त्वम अत्र एधि, तुम यहां पर हो। आहम तत्र असानी, लोट लकार आ गया, आहम तत्र असानी, मैं वहां हूं। लंग लकार, छात्रः अत्र आसीत्, छात्र यहां, अब यह क्या है, आसीत माने लंग लकार, था, छात्र यहां था। त्वम कुत्र आसीः, तुम कहां थे, त्वम कुत्र आसीः, तुम कहां थे। आहम अत्र एव आसम, मैं यहां ही था। मैं अत्म, अहम मैं, अत्र मन यहां, एवं मन ही, आसम मन था, मैं यहां ही था। पुस्तकम अत्र स्यात्, विदलिंग, स्यात् का अर्थ होना चाहिए, होवे, पुस्तक यहां होनी चाहिए, चाहिए अर्थ लग जाएगा। भवती तत्र स्यात्, आप वहां पर होने चाहिए या होनी चाहिए या होवे, दोनों अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। पाठकाः अत्र स्युः, पाठक यहां पर होने चाहिए। त्वम तत्र स्याः, तुम्हें वहां होना चाहिए, अर्थात तुम वहां हो। आहम अपि तत्र स्याम, मैं भी वहां हूं, अर्थात मुझे भी वहां होना चाहिए, दोनों अर्थ निकल के आए, ठीक है। अब आ जाएगी लिट लकार, भावती तत्र भविष्यति, आप वहां होंगी, ठीक है, आप वहां होंगी। त्वम कुत्र भविष्यसि, तुम कहां होगे या तुम कहां होगी, ऐसा भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अहम अत्र एव भविष्यामि, मैं यहां ही होऊंगा, ठीक है। अब मैंने आपको अस धातु का प्रयोग यहां दिखा दिया है। अभी आप को घबराना नहीं है, ये आपको आगे सिखाया जाएगा, परंतु मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया है, आपको बहुत अभ्यास कराया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको सारा भी ये पढ़ा दिया, नहीं, अभी तो ये आरंभ है इसका मित्रों, ठीक है, ये इसका आरंभ है। चलिएगा मित्रों, अब चलते हैं मित्रों कुछ इस अभ्यास में, हमारे 8वें अभ्यास के पढ़ने वाले पाठ में आगे नियम हैं, तीनों नियम कैसे हैं, स्टार वाले नियम हैं जी, ध्यान देंगे कैसे नियम है, स्टार वाले। चलिएगा अब नियमों को पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। नियम 14 को क्या बोलेंगे, चतुर्दशाः नियमाः। सूत्र है ये महर्षि पाणिनि का, कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये तृतीया का नियम बताया जाएगा, तृतीया कहां कहां हमें करनी चाहिए, ठीक है ना।
तो क्या है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये कहता है, क्या कहता है, यहां पर हिंदी में लिखा है कि कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। इसको अभी आपको समझना है। कहते हैं कि कर्ण कारक क्या है, कारक आपको बताए थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, दो पढ़ लिए हमने। अब वाक्य के अंदर कभी कर्ण कारक भी आ सकता है। कर्ण किसको बोलते हैं, इसको आपको समझना है अभी। कर्ण किसको बोलते हैं, कर्ण कारक वह होता है कि क्रिया के करने में, क्या है, किसी भी क्रिया के करने में कर्ता की, वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्रिया को करने में कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है जो तद्वाची शब्द की कर्ण कारक नाम होता है। दोबारा सुनिएगा, क्रिया की, क्रिया के करने में कर्ता की सबसे अधिक जो सहायता करता है वह उस वाक्य में कर्ण कारक होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और बस अभी ये कर्ता, ये कर्ण कारक में तृतीया होती है। अब देखिए कर्ण कारक की परिभाषा आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। मानिएगा मैं आपको वैसा उदाहरण देता हूं, मैं साइकिल से बाजार को जाता हूं, हिंदी का वाक्य है क्या, मैं साइकिल से बाजार को जाता हूं। क्रिया क्या है, जाना, क्रिया क्या है, जाना। लिख देता हूं मैं आपके लिए, चलिए समझा देता हूं आपको अच्छी प्रकार से। क्या है देखिएगा, मैं साइकिल से बाजार जाता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्रिया क्या है, क्रिया है जाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कर्ता कौन है, मैं। कहां जा रहे हैं, बाजार को। अब मैंने आपको परिभाषा बताई कि क्रिया के करने में, क्रिया के करने में कर्ता की सबसे अधिक सहायता जो करता है वो कर्ण कारक होता है। अब इसमें जो क्रिया है उसको कर्ता कर रहा है, तो उस कर्ता को मान जाना क्रिया करने में सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, साइकिल। साइकिल से आराम से जा रहा है? बाजार को जा रहा, बाजार तो करने, तो यहां पर साइकिल क्या हुई, कर्ण कारक। बस सबसे मोटी परिभाषा यही है। साइकिल की जगह से आप कुछ और कर सकते हैं, पैरों से जाता है ठीक है, या एरोप्लेन से जाता है कोई पैसे वाला है तो, या 4 व्हीलर से जाता है, कार से जाता है? पर जाने की क्रिया करने में सबसे अधिक कर्ता की जो सहायता करता है वो कर्ण होता है। तो ये इसमें कर्ण इस प्रकार से हमको पहचानना है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कहा कि कर्ता में, कर्ण कारक में तृतीया होती है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। इस बात को अभी हम छोड़ेंगे, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में पढ़ाऊंगा आगे चल के, वहां पर ये बात समझ में आएगी कि जो कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस और भाववाच्य मीन्स इम्पर्सनल वॉइस, ये इंग्लिश में भी होते हैं। तो संस्कृत में इस प्रकार के वाक्यों के जो कर्ता होता है उसमें भी तृतीया होती है।
अभी तो आप यही ध्यान रखिएगा कि कर्ता में प्रथमा होती है, इस बात को यहां छोड़ देंगे। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि इस सूत्र का पूरा अर्थ इन्होंने बताना चाहा है, ठीक है। तो ये बात आगे पढ़ाई जाएगी, ये थोड़ी सी जटिल बात है, इसके लिए आपको 2 से 3 कक्षाएं लगातार देनी पड़ेंगी मुझे, 2 से 3, तब समझ पाएंगे आप इस बात को। तो अभी केवल आपको यह समझना है कि कर्ण कारक में तृतीया होती है, मतलब वाक्य में जो कर्ण कारक बनता है तदवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति का रूप प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कंदुकेन क्रीडति, यहां ऐसा मानिएगा बालाह क्या कर्ता साइलेंट है, इसको इस प्रकार के कर्ता को साइलेंट बोलते हैं कि यहां प्रयोग तो नहीं हो रहा किसी कर्ता का, पर एक क्रिया बता रही है कि कोई कर्ता है और वो कर्ता कैसा, प्रथम पुरुष का है। अब हमने जोड़ लिया अपनी तरफ से, बालाह कंदुकेन क्रीडति, बच्चा गेंद से खेलता है, ठीक। क्रीडति क्या है, क्रिया, क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता। इस कर्ता की खेलना रूपी क्रिया करने के लिए सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, कंदुक का अर्थ होता है गेंद, क्या अर्थ होता है, गेंद आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो गेंद है तभी वो खेल सकता है, या गेंद के अलावा कोई और बैट बल्ला हो या कुछ भी हो। पर यहां पर वाक्य के अंदर सब का इस खेलना जो गेंद खेल है उसमें सबसे अधिक सहयोगकर्ता का खेलने में कौन कर रहा है, कंदुक। इसलिए इसकी क्या हो जाती है, कर्ण कारक, और कर्ण कारक में क्या हो जाती है, इससे तृतीया विभक्ति का रूप प्रयोग होता है। तो तृतीया में कंदुक का क्या बनता है, कंदुकेन। स्पष्ट होना चाहिए, और अभ्यास करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दंडेन गच्छति, यहां पर हम कर सकते हैं वृद्धाः, देखिएगा वृद्धाः, कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वृद्धाः दंडेन गच्छति। अब देखिएगा बूढ़ा आदमी डंडे से जाता है, जाना क्रिया है, जाना क्रिया को करने वाला बूढ़ा आदमी है। अब बूढ़ा आदमी जाना रूपी क्रिया कर रहा है, तो उसको जाने के लिए सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, असहाय है वो, तो डंडा कर रहा है, डंडे से लेकर के वो चलता है, ठीक है। डंडा नहीं होगा तो वो गिर जाएगा, है असहाय है। तो वो बूढ़े आदमी के द्वारा जो गच्छा गमन क्रिया की जा रही है उसमें सबसे अधिक सहयोगी है कर्ता का डंडा, ठीक है, डंडा। तो दंडेन में तृतीया हो गई, ये कर्ण कारक हो गया, और इस सूत्र से, इस नियम से तृतीया हो गई। ये उदाहरण दिया है, ये दिया है कर्मवाच्य का, ये आपको अभी जाते नहीं हो सकेगा, इसका अर्थ मैं बता देता हूं आपको। रामेण भोजनम खादितम, इसका अर्थ है राम ने भोजन खाया, ठीक है, राम ने भोजन खाया, राम के द्वारा भोजन खाया गया। ये क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के कर्ता, ये कर्ता है, अब जाने बरा किसने भोजन खाया, राम ने, तो रामेण में तृतीया हो गई है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। और ये कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया आपका, आप कर्ण किसको बोलते हैं, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें कि कर्ण किसको बोलते हैं। क्रिया को करने में, मतलब किसी भी क्रिया को करने में कर्ता की सबसे अधिक जो सहायता करता है उसको वाक्य में कर्ण संज्ञा कहते हैं, मतलब कर्ण कारक कहते हैं। और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। चलिएगा, एक तो तृतीया इस प्रकार से होती है, और तृतीया कहां होती है, चलिए आगे। दूसरा नियम है आपका पंचदशाः
नियमः। पंचदश माने 15वां सूत्र है ये महर्षि पाणिनि का। सहायुक्ते प्रधाने, सहायुक्ते प्रधाने ये क्या कहता है? ये कहता है कि साह सार्धम साकम समम। क्या? साह सार्धम साकम समम, ये 4 शब्द हैं। इन चारों का अर्थ क्या होना चाहिए? 7। सह का अर्थ तो 7 होता ही है, सार्धम का अर्थ भी 7 होता है, आपको बता दिया है। साकम का अर्थ भी क्या होता है? 7 होता है। और समम का अर्थ भी क्या होता है? बोलो 7। तो कहते हैं कि जब 7 अर्थ में हो, ये चारों शब्दों का जब 7 अर्थ प्रयोग होता हो तो के साथ तृतीया होती है। ध्यान रखेंगे ये सभी अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। इनके रूप नहीं चलते हैं। यहां कह रहे हैं के साथ तृतीया होती है। 7 का अर्थ है इनका संबंध जिन शब्दों के साथ होता है उन शब्दों में तृतीया होती है। ये 7 का अर्थ है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसी में तृतीया हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये शब्द जिसके साथ जुड़ते हैं उस शब्द में तृतीया होती है, यानी जिसके साथ उस वाची शब्द में तृतीया होती है। जैसे पिता के साथ, तो साथ का संबंध किसके साथ में? पिताजी के। घर जाता है, पिता के साथ घर जाता है। कौन जाता है पिता के साथ? पुत्र जाता है या पुत्री जाती है? तो जाता है तो यहाँ पुत्र जाता है, पुत्री तो जाती है, ऐसा आएगा। तो पुत्र है। तो जनकेन साह सार्धम, यहाँ के एक वाक्य लेते हैं। जनकेन साह गृहम गच्छति, माने पिता के साथ घर जाता है। कौन? पुत्र जाता है। तो अब साह का संबंध किसके साथ था? जनक के साथ। जनक में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति। ये कर्ण कारक नहीं है, ध्यान मत रखिए, ये कर्ण कारक नहीं है। ये साह के योग में तृतीया हो रही है। किसके योग में? बोलो साह के योग में। ऐसे ही जनकेन सार्धम गृहम गच्छति, वही अर्थ है, पिता के साथ घर जाता है। अथवा जनकेन साकम गृहम गच्छति, जो पिताजी के साथ घर जाता है। जनकेन समम गृहम गच्छति, जनक पिताजी के साथ घर जाता है। तो इन चारों शब्दों का जब 7 अर्थ हो प्रयोग हो रहा हो तो इनके योग में इनका संबंध जिनके साथ होता है उन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट आना चाहिए 100%। ठीक है, चलिएगा। षोडशः नियमः, 16वां नियम। षोडशः संख्या भी मैं बोलता रहूंगा लगातार, जिससे आपको याद ही हो जाए। ठीक है, ये क्रमवाची संख्या बोलिए। षोडशः नियमः माने 16वां नियम। 16वां नियम है आपका किम कार्यम अर्थः प्रयोजनम। 4 शब्द है मित्रों, देख पा रहे हैं आप? कहते हैं चारों प्रयोजन अर्थ में हो, माने चारों का अर्थ क्या होना चाहिए? प्रयोजन अर्थ होना चाहिए। किम का अर्थ भी प्रयोजन हो, कार्यम का अर्थ भी प्रयोजन हो। कार्यम का अर्थ या कार्य नहीं है, अर्थम अर्था का अर्थ भी प्रयोजन हो, प्रयोजनम का अर्थ भी प्रयोजन हो। प्रयोजन अर्थ में वर्तमान इन शब्दों के साथ तृतीया होती है, अर्थात इन शब्दों का जिन शब्दों के साथ में संबंध होता है उन शब्दों में तृतीया होती है। ठीक
जैसे दुर्जनेन पुत्रेण किम, यहां पर दुर्जनेन पुत्रेण किम कि इसका अर्थ है दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन। किम शब्द यहां किम प्रयोजनम के अर्थ में है। तो दुर्जनेन पुत्रेण इसमें क्या है, तृतीया हो गई दोनों पदों में, दोनों में तृतीया हो गई। दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, मतलब क्या प्रयोजन। ऐसे ही किम कार्यम, दुर्जन पुत्र से क्या कार्य। दुर्जनेन पुत्रेण कहा अर्था दुर्जन पुत्र से क्या प्रयोजन। दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम, दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं, दुष्ट तो और परेशान करेगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये नियम हो गए। ठीक है, अब आपको ये नियम आपको समझ लेने और ये समझा दिया है। और दूसरा मैंने आपको जो गृह कार्य दिया है वो अब और आप दोबारा बता देता हूं। एक तो आपको मैंने क्री धातु के सभी रूपों के साथ में वाक्य बनाने के लिए बताया। इसी प्रकार से आप अस धातु के सभी रूपों के साथ वाक्य बनाइएगा। अभ्यास करेंगे तभी आएगा आपको। कुछ कहीं पर गलतियां होती हैं तो हो जाने दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। गलतियां तो हमारे से भी होती हैं, हम यहाँ पढ़ाते समय कभी करेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे से गलती नहीं होती हो, सभी से गलतियां हो जाती हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा महान विद्वान हो, पंडित हो। ठीक है, तो इसलिए आपको गलती करने से डरना नहीं है, परंतु अभ्यास अवश्य करना है। तो 45 उसके वाक्य, 45 इसके वाक्य आपको मैं 90 वाक्य बनाने के लिए दे रहा हूं। 90 वाक्य आप बनाइएगा। और सभी पाठकों से मैंने बार बार निवेदन किया है कि आप सभी अपने गृह कार्य को फेसबुक पेज में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम जो फेसबुक समूह है, पेज आता है समूह है, ग्रुप, उसमें शेयर कीजिएगा। हम आपके कार्य को अप्रूव करेंगे। ठीक, हम देख पाएंगे आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, लिंक आपको मैंने सब वीडियोज में पीछे भी दिया है, आज की वीडियोज में भी आपको मैं लिंक दिया हुआ है। फेसबुक समूह को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए ही बनाया है हमने। आप जैसे संस्कृत के पाठकों के ज्ञान को संसार में प्रचार प्रसारित करने के लिए बनाया। बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, तो चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में हमारा जो कार्य होगा वो होगा अनुवाद बनाने का कार्य। ठीक है, ये अभ्यास, इसमें उदाहरण वाक्य आदि हम आपको देंगे और कुछ अपनी तरफ से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।